Hello students, this is next video lecture for the revision for class 11th. In today's lecture we will talk about some trends in the properties, right? So what we are going to deal is trends in properties, right? So trends means the changes. Because this is the video lecture, so we guys will be little fast, or we will try to cover the topic early also, right? So trends means change. So we are going to observe two kind of change in the modern periodic table. First change is your left to right change, and the second change is top to bottom. When I say top to the bottom, it means I am moving down the group, down the group. And when I say left to the right, I mean that I am moving across the period, across the period. So when we talk about the trends, we will deal about two type of variation of any property. When we move left to the right means across the period, and when we move top to the bottom means down the group, right? So the first property which we are discussing today is atomic radius. Atomic radius. So what atomic radius is? Atomic radius basically distance. डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करनी है? फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज. उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? एटॉमिक रेडियस. जैसे क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं हम कि न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस. यहाँ पर अलग अलग शेल है, दिस इज़ के, दिस इज़ योर एल, अगेन दिस इज़ योर एम. ठीक है, एम एल एंड के क्लास 9th में सीखा था. तो ये जो डिस्टेंस होगी, this distance is called atomic radius, right? So when I say atomic radius, it has it when we move down the group, atomic radius क्या करती है? इंक्रीज करती है. एंड वाई डज इट इंक्रीज? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. कि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो नए शेल ऐड होंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. सेकंड, हम अगर जाएं लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज़ करती है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. वाई डिक्रीजेस? ड्यू टू increase in nuclear charge. Now the question arises कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन. उस एबिलिटी का नाम क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज. इसका मतलब है जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस की एबिलिटी अट्रैक्ट कराने वाली वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, जिसकी वजह से साइज़ क्या होगा? छोटा होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ योर आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस. When it comes to the ionic radius means this is also distance from center of nucleus to valence electron of ion. There is a very small difference between atom and the ion, and the difference is that atom is always neutral while
your ion has some kind of charge, either the positive charge or negative charge. Means ion may have positive charge or it may have negative charge. When it comes to positive charge, we call it as cation. When it comes to the negative charge, we call it as anion. ठीक है. cation के केस में what we people say is cation is always smaller than parent. ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट. और एनायन के केस में हम लोग क्या कहते हैं, ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट. लार्जर देन पेरेंट के पेरेंट से एनायन क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि क्यों ऐसा होगा, तो देखो आंसर बड़ा सिंपल है कि कैटायन के केस में क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है, तो साइज़ छोटा होने के पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल था. ऊपर हमने पढ़ा ना कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. यानी कि जब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तब तब एटॉमिक साइज़ क्या होगा, छोटा होगा. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज इज़ हाई. कि कैटायन के केस में न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. और यहाँ पर साइज़ क्या बड़ा है, साइज़ बड़ा है, तो इसके केस में मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. ठीक है. इसको भी एक्सप्लेन करने का मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा तरीका है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम हमारे पास है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज़ 13. 13 के हिसाब से इट हैज़ 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और प्रोटॉन्स कहाँ अवेलेबल हैं, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, या इन द न्यूक्लियस. अब प्रोटॉन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, यानी कि वन प्रोटॉन is attracting one electron. This is for the understanding purpose only. I am not saying that one proton will attract only one electron, but this is for the understanding purpose that there are 13 protons and 13 electrons. On an average, I can say that one proton is attracting one electron. In that situation, let's convert aluminium, which has atomic number 13, into aluminium positive charge. Positive charge means now it will have 13 protons but 12 electrons. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. के प्रोटॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं. अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन बड़ा स्ट्रोंगली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं. मतलब देखो ना, पहले 13 प्रोटॉन थे और 13 इलेक्ट्रॉन थे. अब जहाँ 13 प्रोटॉन को 13 इलेक्ट्रॉन पहले खींचने थे, अब क्या है, 13 प्रोटॉन को मिल के सिर्फ और सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है. तो अब तो वो ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींच सकते हैं. यानी कि साइज़ क्या हो जाएगा, या आई कैन से इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज experienced by one electron is higher than nuclear charge experienced by electron in parent. कि भाई जब वो पेरेंट के पास है तो पेरेंट के पास तो 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर के है. तो वहाँ पर जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए उसके कंपैरिजन में यहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है. तो इसको समझो, अगर एल्यूमिनियम पॉजिटिव को मैं कन्वर्ट कर दूँ एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में. एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोटॉन तो अभी 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन घट के कितने हो गए, 11. यानी कि 13 प्रोटॉन मिलकर
13 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएंगे, यानी कि साइज़ और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर दे 3 पॉजिटिव में, तो प्रोटॉन आर स्टिल 13 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 10, तो 13 प्रोटॉन मिल के 10 इलेक्ट्रॉन को तो और ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि हायर द पॉजिटिव चार्ज smaller will be the size, के साइज उतना ही छोटा होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट योर कैटायन। एनायन के केस में भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज़ 8 का मतलब है इट हैज़ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। चार्ज नेगेटिव आने का मतलब है नाउ इट विल हैव 8 प्रोटॉन्स बट इलेक्ट्रॉन्स आर 9। यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन से कि एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट कराना है, लेकिन यहाँ पर 8 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कराना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by electron is less। ठीक है ना, आप खुद सोच के देखो कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेंगे या 9 को। आपको समझ आएगा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन को खींचना उसके लिए आसान होगा और 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है ना। देखो आप ये क्या कह रहे थे कि न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, उसको अपनी तरफ खींचना है, लेकिन अगर वो उसको अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा तो साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नेगेटिव को आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक और इलेक्ट्रॉन क्या करवाओ, यहाँ पर गेन करवाओ, ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। व्हेन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इट विल हैव 8 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन तो 8 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर फिर से कहेंगे हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी साइज़, या नॉट हायर, लार्जर विल बी द साइज़, के साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा होता रहेगा। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कैटायन और एनायन को भी आपस में क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, इनके अंदर साइज़ की क्या वेरिएशन आएगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पहले कहा हायर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज़, कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज़ सबसे छोटा, फिर Mg2 पॉजिटिव और फिर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप ऑक्सीजन की भी वेरिएशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन की वेरिएशन कैसे आ जाएगी कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, हायर नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी द साइज़। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव सबसे बड़ा, उससे छोटा ऑक्सीजन नेगेटिव और सबसे छोटा क्या आ जाएगा, सिंपल ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ योर एटॉमिक रेडियस व्हेन इट कम्स टू द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है फर्दर 3 टाइप की है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। एक्चुअल में जब दो एटम्स या कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कराती हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल फोर्स हो सकता है। तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है उसके बेसिस पर जो रेडियस होगी हम लोग वो निकालते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कि भाई ये कोवेलेंट है, आयनिक मेटालिक है या वैन डर वाल है, इसके
रेफरेंस में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो हेयर कि कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल। ये जब चैप्टर 4 आएगा, जब आप इनकी बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्सेस क्या होते हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वेरिएशन इज ऑफ योर, नेक्स्ट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, हमने कहा कि हम एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिनियम पॉजिटिव में, मतलब कि यहाँ 13 प्रोटॉन और यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन्स आर स्टिल 13 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 12, यानी कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव में गए तो देयर वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इलेक्ट्रॉन और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are being attracted by nucleus। ठीक है, so to lose the electron energy must be supplied। आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron present in outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, सो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पर देखो, ये एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। मतलब आप, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आप इसको उठा के दूर लेके जाना चाहते हो, इतनी दूर लेके जाना चाहते हो जहाँ पर ये अट्रैक्ट कराना बंद कर दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया? आउटर मोस्ट शेल का यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वाई आउटर मोस्ट शेल? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगी, बिकॉज इन आउटर मोस्ट शेल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज़ लार्ज, कि वो डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेस होगा या स्मॉल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्मॉल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉल मीन्स इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, कि आप उसको आसानी से क्या करवा सकते हैं? रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखें, आपने क्या लिखा? आपने लिखा आइसोलेटेड और गैसियस। अब दूसरी जो टर्म आपने यूज़ की कि गैसियस एटम लिया। वाई गैसियस ओनली? बिकॉज इन गैसेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन force of attraction is less। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है तो इसका मतलब है अगर न्यूक्लियस उसको इतनी ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। अरे भाई, एनर्जी लगानी क्यों पड़ रही थी? क्योंकि वो आपको इस अट्रैक्शन को ख़त्म करना है। अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा, अगर ये अट्रैक्शन कम हुआ तो एनर्जी भी कम।
तो इसलिए गैसेस में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए गैस सेलेक्ट करी है। अब इसमें आया आइसोलेटेड वर्ड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, अलोन। ठीक है, अब देखो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहाँ पर यूज़ हुए? बॉन्ड में यूज़ हुए। आपको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो आप सोच के देखो कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए डबल मुश्किल है। क्यों डबल मुश्किल है? क्योंकि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज़ अट्रैक्टेड बाय द 2 न्यूक्लियस। एक तो इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कराएगा, दूसरा इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कराएगा। यानी कि आपको अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ख़त्म करना पड़ेगा और आपको इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर 2 अलग अलग न्यूक्लियस क्या लगा रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इसको निकालना भी मेरे लिए डबल मुश्किल होने वाला है। तो एनर्जी भी कितनी लगेगी? डबल लगेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी निकालते टाइम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट कई बार ऐसी होती है कि हम उसको लैब में सप्लाई नहीं करा पाते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? अपने काम को आसान करने के लिए क्या करेंगे? उसको गैसियस स्टेट में लेंगे, आइसोलेटेड में लेंगे और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ही सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। Means what we are talking about factors affecting ionization energy। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला, साइज। अब इसके लिए आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको एनर्जी देनी है उसको दूर लेके जाने के लिए। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम तो एनर्जी भी कम। अब देखो साइज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ करे। साइज़ इंक्रीज़ करे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा? कि भाई प्रोटॉन तो कहाँ है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। दूर कैसे जा रहा है? क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। तो साइज़ तो हमें तो वैलेंस शेल का देखना है ना। साइज़ हमें किसका देखना है? वैलेंस शेल का। अब क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि साइज़ बढ़ गया ना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि आई कैन से साइज़ कहाँ इंक्रीज़ करता है? साइज़ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। साइज़ कहाँ इंक्रीज़ करता है? डाउन द ग्रुप। अगर साइज़ डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मूविंग ऑन के सेकंड देखो, सेकंड ये आया कि लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की एबिलिटी टू अट्रैक्ट। यानी कि न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली अपनी तरफ खींचेगा। जब स्ट्रोंगली अपनी तरफ खींचेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो उसको ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा रिलेशन किससे है? सीधा सीधा रिलेशन है अट्रैक्शन से। और भाई अट्रैक्शन ज़्यादा अगर है, अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी? जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। थर्ड फैक्टर पे आते हैं। थर्ड फैक्टर इज़ योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि हाउ क्लोज द इलेक्ट्रॉन इज़, हाउ क्लोज
द इलेक्ट्रॉन इज़ टू द न्यूक्लियस, कि वो कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब देखो जो एस पी डी एंड एफ का पेनिट्रेशन है, यानी कि क्लोजनेस है, क्लोजनेस और पेनिट्रेशन, वो क्या होगी, उसका ऑर्डर है कि एस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज, पी थोड़ा सा दूर, डी और दूर, और एफ सबसे ज़्यादा दूर। एस सबसे क्लोज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस experience the most force of attraction, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे लिए मुश्किल है, पी में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो निकालना आसान है, डी के अंदर और भी आसान है, और एफ़ के अंदर सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हमारे पास है मैग्नीशियम और हमारे पास है एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज़ 13। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखो कि कौन से शेल की बात कर रहे हैं हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। देखो नेल बोहर के हिसाब से लिखते हैं ना, अगर 12 तो क्या आता है 2, 8, 2, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए क्या आता है 2, 8, 3, यानी कि ये हो गया K, ये हो गया L और ये हो गया M। यहाँ पर भी K, L और M। यहाँ M के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन 2 में से वो 2 कहाँ हैं, S के अंदर है। यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन है 3 में से 2 कहाँ है, S में, और 1 कहाँ है, P में। अब बिकॉज नंबर ऑफ शेल आर सेम, but electron which is to be removed के जो निकालना है, in case of magnesium is present in S, while of aluminium it is in P। ठीक है, कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है एस में। एल्यूमिनियम का कहाँ है, वो प्रेजेंट है पी में। अगर वो एस में है तो इसका मतलब है कि ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा, टफ होगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। कि भाई एस न्यूक्लियस के क्लोज है, पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कम है, किस में, जब वो एस में प्रेजेंट है। एस में प्रेजेंट तो आयनाइजेशन एनर्जी उसके ज़्यादा हो जाएगी। पी के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फार अवे है, थोड़ी सी दूर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या है, ज़्यादा है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। देखो एक और टर्म यहाँ पर समझ लो। चलो पहले एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं। फोर्थ फैक्टर भी है। फोर्थ जो फैक्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझो आप, पहले आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी के अंदर कितने आते हैं, पी के अंदर आते हैं जी 6। डी के अंदर कितने आते हैं, 10। एफ के अंदर कितने आते हैं, 14। अब यहाँ पर एक बात होगी कि 2 का हाफ क्या होगा, हाफ, 2 का हाफ हो गया 1, 6 का हाफ हो गया 3, 10 का हाफ हो गया 5, और
14 का हाफ हो गया 7। इसका मतलब है इफ़ शेल इज़ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, या तो वो फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, इज़ स्टेबल, कि इन दोनों सिचुएशन में वो क्या है, स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए। अगर वो स्टेबिलिटी ख़त्म नहीं करना चाहता, इट मीन्स इन बोथ द केसेस आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई, कि दोनों ही सिचुएशंस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देखो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम अगर मूव करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो यहाँ पर देखो कि वी आर मूविंग लेफ़्ट टू राइट। इफ़ यू मूव लेफ़्ट टू द राइट, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि बोरोन छोटी है कार्बन से, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। बट ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर गलत है। क्यों गलत है, देखो सही ऑर्डर क्या है, बोरोन is less than carbon is less than nitrogen, but nitrogen is greater than oxygen. Why? If I put a question mark here, why? Because नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें वो क्या है, 1s2 2s2 2p3, p3 मतलब एग्जैक्टली हाफ। इफ़ एग्जैक्टली हाफ तो इसका मतलब स्टेबल मतलब तो इट विल नॉट लूज इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन के केस में है 1s2 2s2 2p4, p में 4 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज़ कर दे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2p3 और देन इट विल बिकम स्टेबल। इसका मतलब ऑक्सीजन को पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो ऑक्सीजन बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन से कम हो जाती है, ठीक है। अब इज़ लेस देन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन फिर वे वही लेफ़्ट टू राइट चले गए, फ्लोरीन इज़ लेस देन नियोन, नियोन सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6, p6 मतलब फुल्ली फिल्ड मतलब इट इज़ हाईली स्टेबल, तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो 4 फैक्टर हम कर चुके हैं, पहला साइज़, दूसरा पेनिट्रेशन, तीसरा न्यूक्लियर चार्ज एंड फोर्थ इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट जो हमारे पास आ जाता है फैक्टर जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो आ जाती है हमारे पास स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को एक डायग्राम से आसानी से समझ सकता हूँ मैं, और वह डायग्राम क्या कहता है, वो कहता है कि भाई न्यूक्लियस है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि न्यूक्लियस पुल ऑल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, के खुद की तरफ वो खींच रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या, होगा ये कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और फिजिक्स क्या कहती है, दैट अपोजिट चार्जेस रिपेल, यानी कि ये इसको न्यूक्लियस से दूर धक्का मार देगा, और ये जब इसको धक्का मारेगा तो ये वापस न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन push the valence electron away from nucleus। अगर वो दूर भेजता है तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ माय फिफ्थ फैक्टर, यानी कि अंदर की तरफ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर की तरफ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिल के न्यूक्लियस को उतनी ही ज़्यादा पावर से धक्का मारेंगे। जितनी पावर से धक्का मारेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, या जितनी ज़्यादा पावर से धक्का मारेंगे न्यूक्लियस से वो उतना ज़्यादा दूर हो जाएगा, और जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा मतलब हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक्स में एक वर्ड मिलता है आपको एंथैल्पी, लेकिन मैंने देखो थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज़ की थी, क्या, एनर्जी। तो बुक कह रही है एंथैल्पी, मैं यूज़ कर रहा हूँ एनर्जी। तो एंथैल्पी और एनर्जी में क्या फ़र्क होता है? एंथैल्पी और एनर्जी में फ़र्क सीधा सा ये होता है भाई कि एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसको आप पढ़ते हो ना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्लास 10th तक। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब कोई रिएक्शन होगी तो जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उसकी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज़ नथिंग बट इट्स एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मेरे पास है, एल्यूमिनियम के केस में 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो प्रोटॉन्स आर स्टिल 13 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 12, यानी कि इसको लूज़ करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा RH1। मतलब R क्या है? R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, और H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी। के ये क्या है? दिस इज़ द सिंबल फॉर एंथैल्पी। अब यानी कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। ठीक है, वो मैंने क्या मानी है? डेल्टा RH1। अब एल्यूमिनियम से मुझे जाना है एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है प्रोटॉन्स आर स्टिल 13 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 11। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी वो डेल्टा RH2, मतलब दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हुए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, प्रोटॉन्स आर 13 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी वो उसको मैंने लिखा डेल्टा RH3। अब यहाँ पर एक बात समझो कि क्या डेल्टा RH1, डेल्टा RH2, डेल्टा RH3 में कोई रिलेशन होता है? आंसर इज़ बिल्कुल होता है। ठीक है, आंसर इज़ बिल्कुल होता है। क्या होता है? वो होता है कि डेल्टा RH1 इज़ लेस देन डेल्टा RH2 इज़ लेस देन डेल्टा RH3, यानी कि जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सबसे ज़्यादा लगेगी। फर्स्ट को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी? कम लगेगी। अब देखो ना, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इमेजिन करो जितना भी है, 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, यानी कि अब यहाँ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है। अगर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम हो गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि at successive removal of electron, at successive removal of electron, ionization enthalpy will keep on increasing due to increase in nuclear charge, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, आई होप दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, यस दिस इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी फिर से वर्ड आया, एंथैल्पी मतलब एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ?
दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to gain the extra electron। कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देना है। और यहाँ पर अगर आप देखें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, वाइल सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऑल रिमेनिंग आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर पॉजिटिव। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है, जबकि दूसरी क्या है, पॉजिटिव है। ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है इसका मतलब है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड इजीली, इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड इजीली, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाएगा। एंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिमूव्ड, मीन्स कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेन्ड इजीली, इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेन्ड इजीली, कि आप जो है इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करवा सकते। एंड दिस इज योर एंडोथर्मिक इन नेचर, कि इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल होता रहेगा। आपको ये बात याद रख के चलनी है। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और पॉजिटिव मतलब कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक क्यों होता है एक्चुअल में, इसका भी रीज़न आप समझ लो कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जगह होती है कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये दो, यहाँ पर एक, आपने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, उसको तो न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करा लिया। लेकिन क्या होता है, व्हेन यू ऐड मोर इलेक्ट्रॉन, कि जब आप और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, देन ऑलरेडी present electron repel incoming electron, कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन आए। अब क्यों रिपेल करते हैं, वाई रिपेल? अब इसका भी आंसर सुनो कि रिपेल इसलिए करेंगे बिकॉज आफ्टर the addition of this electron, distance between all the electrons डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। देखो अब इसको समझते हैं कैसे, कि भाई देख लेते हैं, ये एक न्यूक्लियस, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, these are two electrons। इसके बाद एक शेल है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसके लिए सारा स्पेस ही उसका था। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन और इस पे गेन करा दिया, तो देखो अब उसके पास घूमने के लिए सिर्फ इतना सा स्पेस, क्योंकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रहना चाहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेम चार्ज होता है।
लेकिन अगर मान लो अब इस पे तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए तो पहले देखो, पहले तो उसके पास सारा स्पेस था, अब सिर्फ उसके पास हाफ बचा है, अब उसके पास सिर्फ हाफ बचा है। लेकिन अगर आप इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कराएं, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कराएं, तो क्या होगा, जिससे कि अब जो डिस्टेंस होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम हो गई तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए। अब उनके वो रिपल्शन, वो मना करने हैं, वो जो टेंडेंसी है उनकी रिपेल करने की, उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि वो प्रोसेस कैसी आ जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, अगर आप और इलेक्ट्रॉन को क्या कराना चाहते हो, गेन कराना चाहते हो। ठीक है, तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्या होती जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव का मतलब आसानी से गेन, पॉजिटिव मतलब मुश्किल गेन। ठीक है, अगर इसमें बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बिकम पॉजिटिव। याद रखना, पॉजिटिव मतलब मुश्किल, मुश्किल है, नहीं गेन करेगा। क्यों नहीं गेन करेगा, क्योंकि साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने से क्या हो गया कि वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा पा रहा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करवा पाता तो वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन को तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करवा पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट हमें पता है क्या, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवा सकता है। क्योंकि अब वो करवा सकता है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। वी आर मूविंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, that is your electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट, एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज़ हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज़ हुए हैं उनको अट्रैक्ट कराने की टेंडेंसी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। उसको अट्रैक्ट कराने का नाम, देखो दोबारा से समझो कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास कॉमन एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज़ बॉन्डेड। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने की पावर का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का है उसको अट्रैक्ट कराना अगर है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको यहाँ से एक डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड एक्स्ट्रा, के बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको अट्रैक्ट कराना है, बॉन्ड का नहीं है, एक्स्ट्रा का है, कोई एडिशनल है। ठीक है, दूसरा कि दिस इज यूनिटलेस, बट इसकी जो यूनिट होती है दिस इज जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी यूनिट आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, बेसिकली हम एनर्जी की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर एनर्जी नहीं बात करते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल सेम रहेगी चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस कि डिपेंड करेगा कि भाई वो नाइट्रोजन किसके साथ है। मान लो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से
जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के खींचने की पावर कम है। लेकिन अगर मान लो हाइड्रोजन के साथ होता, हाइड्रोजन के साथ होता तो हाइड्रोजन की कम होती है, यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, चेंजेस करती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिमेन्स सेम। तो इसकी वेरिएशन की अगर बात करें लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, फिर से वही बात आ जाता है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट इंक्रीज़, एबिलिटी टू अट्रैक्ट वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, यानी कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कराता। क्यों नहीं अट्रैक्ट कराता, क्योंकि साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप योर रिविजन इज़ गोइंग गुड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with the last revision lecture for class 11th. So till then, practice hard. Goodbye. All the very best for your assessment test.